नमस्कार, आभार, अभिनंदन। आज की खूबसूरत सुबह, खुशनुमा मौसम और उसमें चार चांद लगाता हुआ आपका अपना स्पेशल मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान लेकर मैं हूं आपके साथ अनामिका। आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करती हूं। दर्शकों, एक बहुत ब्यूटीफुल और मीनिंगफुल बात लिखी गई है कि फेलियर इज़ द प्रैक्टिस फॉर सक्सेस एंड द ट्रू एसेंस ऑफ सक्सेस इज़ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। भले ही असफलता से सफलता तक पहुंचने का सफ़र लंबा हो, मुश्किल हो, लेकिन कोशिश और निरंतर अभ्यास से उस रास्ते को ज़रूर तय किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर हम सभी ने अपनी छोटी उम्र में पढ़ाई लिखाई करते समय, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते समय अपने टीचर्स, अपने शिक्षक से, अपने पेरेंट्स से ये ज़रूर सुना है, सीखा है कि हम जितना अभ्यास करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, हम उतने अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे, उसे याद रख पाएंगे। और बचपन की वही अभ्यास करते रहने की आदत हमें आगे भी जीवन के हर कठिन मोड़ पर, हर मुश्किल पड़ाव पर सीखते रहने की, कोशिश करते रहने की और आगे बढ़ते रहने की कला सिखाती है। हाँ, कई बार हमारे मन में ये बात आती है, हम ये चाहत ज़रूर रखते हैं कि थोड़े से मेहनत से, थोड़े से अभ्यास से हम हर काम में परफेक्ट हो जाएं, हम कामयाब हो जाएं, हमारे पास जीवन की हर खुशियाँ हों, हम सब कुछ हासिल कर लें। पर वो कामयाबी थोड़े समय के लिए होती है, उम्र भर के लिए नहीं। जबकि लगातार अभ्यास, बार बार कोशिश, बार बार प्रैक्टिस हमें काबिल बनाने का गुण सिखाती है, हमें मेहनती बनाती है और असंभव को संभव करना सिखाती है। इसीलिए तो कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इन्हीं सुविचारों के साथ चलिए आज के कार्यक्रम की ताजगी भरी शुरुआत करते हैं और आपको लिए चलते हैं अपने पहले सेगमेंट अनमोल वचन की ओर। महात्माओं की वाणी, उनके कथन प्रेरणा से भरे होते हैं और हमें जीवन में आगे बढ़ते रहने की सीख देते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है आज का अनमोल वचन। प्रसन्नता ही एकमात्र ऐसा इत्र है जिसे आप दूसरों पर छिड़कते हैं तो कुछ बूंदें आप पर भी पड़ती हैं। महात्मा गांधी। तो आइए अब रुख करते हैं हमारे सबसे अहम सेगमेंट की ओर और आपको आज के विशेष मेहमान से रूबरू कराते हैं। दर्शकों, कहते हैं सेवा का भाव सबसे बड़ा भाव होता है और जब सेवा आपका कर्म बन जाए तो फिर जीवन सफल हो जाता है। ऐसे ही सच्चे और निष्ठावान जनसेवक होते हैं हमारे चिकित्सक यानी डॉक्टर्स, जो अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हर सिचुएशन में बखूबी निभाते हैं। आज हमारे बीच एक ऐसे ही ख़ास शख्सियत मौजूद हैं। आपको बता दें, आज हमारे साथ हैं इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर बिंदे कुमार। तो आइए तहे दिल से मिलकर इनका स्वागत करते हैं। सर, बहुत स्वागत, अभिनंदन बिहार बिहान में आपका। सर, कहते हैं हमारे शुरुआती जो दौर होता है जीवन का, जो सफ़र होता है, उसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारे व्यक्तित्व निर्माण पर पड़ता है। आपसे भी ये ज़रूर जानना चाहेंगे आपके शुरुआती दौर के बारे में। आपका बचपन का कैसा रहा, आपकी शिक्षा कहाँ से हुई और मेडिकल के फील्ड में आना आपका किस प्रकार हुआ? आपका ये स्टेटमेंट की शुरुआती दौर ही सेव करता है। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, वर्ड्सवर्थ ने बोला था। मेरी शुरुआती, मैं रोहतास ज़िले के गरनोखा जो एक जगह है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। रामनगर एक गांव है और मेरा शुरुआती पढ़ाई उसी गांव के एक स्कूल से हुई। और मेरे पिताजी बैंकर थे, बैंक मैनेजर थे, और जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग हुई तो मैं उनके साथ उन जगहों पर रहा और उस स्कूलिंग जगह जगह पर हुई। शुरुआती स्कूल गांव से हुई, फिर उनकी पोस्टिंग हम जब होश संभाले तो हमको याद है कि बहुत जगह हुई, लेकिन गांव के बाद हम गए पहले कुर्था करके एक जगह है जहानाबाद के पास, वहाँ पर हमने अपना जो प्राइमरी स्कूलिंग जो किया। फिर वहाँ के बाद मैरवा एक जगह है सिवान ज़िले में, और वहाँ से मैंने अपना मैट्रिकुलेशन पास किया। इंटरमीडिएट मैंने जैन कॉलेज आरा से की। उसके बाद घर में एक घटना घटी। एक कज़न को एक बच्चा हुआ जिसको किसी ने ऑपरेट पटना में नहीं किया। खाने की नली सांस की नली से जुड़ी हुई थी और उस
उसको करने के लिए एक पीडियाट्रिक सर्जन की ज़रूरत होती थी। कोई क्वालिफाइड पीडियाट्रिक सर्जन नहीं थे उस समय। बहुतों के पास हम लेके गए, हम लोग नहीं ऑपरेट हुआ, तो वही कोलकाता गए और वहाँ पर उनका ऑपरेशन हुआ, बच्चा सर्वाइव नहीं कर सका। तो मेरे दिल में एक भावना उठी कि इन बच्चों के लिए कौन होगा, और मैंने एक मुहिम और एक पैशन और एक मिशन के तहत मैं पीडियाट्रिक सर्जन बनने की कोशिश किया। तो शुरुआती दौर मैंने पटना मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन किया, फिर पटना मेडिकल कॉलेज से मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रायपुर में गया, फिर मैंने पोस्ट डॉक्टरल जो है MCH मैंने PGI चंडीगढ़ से की। बाद में देश विदेशों में और जगह ऑस्ट्रेलिया, US, फ्रांस और इंग्लैंड में मैंने ट्रेनिंग ली। तो यही दौर रहा और यही मोटिवेटिंग पॉइंट रहा, मूविंग पॉइंट रहा कि मैं डॉक्टर बना और पीडियाट्रिक सर्जन बना। जी, बहुत लंबा संघर्षपूर्ण सफ़र रहा सर आपका। आगे बढ़ते हैं सर। यूँ तो देखते हैं हम कि कई तरह की योजनाएं और स्कीम्स सरकार की तरफ से लागू की जाती हैं ताकि स्वास्थ्य संबंधित जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो हमें मुहैया कराई जा सके। ऐसे में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के बारे में आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे। यह योजना क्या है और इसके लाभ क्या हैं? मैम, 23 सितंबर 2018 को ये योजना रांची से शुरू की गई और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री हम लोगों के नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना को कार्यान्वित करके उन परिवारों का कितना भला किया। ये एक ऐतिहासिक पल है और विश्व की सबसे बड़ी इंश्योरेंस योजना ही है जी। 4.6% परिवार गरीबी रेखा के नीचे चले जाते थे, क्योंकि मेडिकल एक्सपेंडिचर जो होता था, दवाइयों और इलाज पर जो खर्च होता था वो आउट ऑफ पॉकेट था, वो उनके बजट में था नहीं, और उन लोगों को कर्जा लेना पड़ता था, जगह जगह से उधार लेना पड़ता था, ज़मीन गिरवी रखनी पड़ती थी, घर गिरवी रखना पड़ता था। योजना के आने के बाद कैशलेस 5 लाख रुपया तक जो लोग, जिन लोगों के पास राशन कार्ड है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में जो शुरू किया गया था, बाद में राशन कार्ड में, और माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री हम लोग नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने भी इसमें मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना लगाकर सारे कार्डधारियों को, पहले 1.93 लाख कार्डधारी जो हैं वो इस योजना से आच्छादित है। और ऐसी योजना है, हम लोग देख रहे हैं, हम तो इंदिरा गांधी और इंदिरा अस्पताल में देख रहे हैं, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी के नेतृत्व में इतना अच्छा काम कर रही है। वहाँ पर जो उनके CEO हैं और उनके जो और भी कार्यपालक पदाधिकारी हैं, इतनी अच्छी योजना चल रही है, इतने लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, इसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं है। इंग्लैंड में भी योजना है, ओबामा केयर है, हाँ, इंग्लैंड में GMC है, जनरल मेडिकल काउंसिल, जो सबको देता है। US चला जाइए, ओबामा केयर है, लेकिन वहाँ भी कुछ कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, यहाँ कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और उन गरीब परिवारों का जिनकी आमदनी कम है, जिनके पास राशन कार्ड है, केवल अपना राशन कार्ड क्यों? इसलिए कि राशन कार्ड में आप किसी के पास जाइएगा तो इंडिविजुअल आधार कार्ड होगा, और राशन कार्ड में पूरे परिवार का बिल रहता है। परिवार का कोई साइज निर्धारित नहीं है कि आपके घर में 4 मेंबर हैं, 5 मेंबर हैं, 15 मेंबर हैं, सब उससे आच्छादित है। और 5 लाख रुपया पर परिवार पर साल बहुत ही अच्छा कदम है, बहुत सराहनीय कदम है, और एक क्रांति है इस स्वास्थ्य के क्षेत्र में। बिल्कुल सर। सर, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना से कौन कौन लाभान्वित हो सकते हैं और कितने तरह की, कितने हद तक की फाइनेंशियल सपोर्ट, जो उनको इकोनॉमिकल सपोर्ट है, उन्हें मिलता है? लाभार्थियों में जो बताया पहले, जो तो स्वास्थ्य सुरक्षा जो कार्यक्रम था 2013 में, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा था, उसके अंतर्गत जो थे लिस्टेड थे उनको लिया गया। कुछ 50-60 लाख लोग तकरीबन छूट गए थे जो उसमें कवर्ड नहीं थे, जिनके पास राशन कार्ड था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको भी इंक्लूड कर लिया। तो माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री के सहयोग से आज की डेट में 1.93 लाख परिवार जो हैं जो इसको योजना का लाभ उठा रहे हैं। इस योजना में 5 लाख रुपया तक का जो खर्च है, उनको कुछ नहीं करना है, कार्ड लेके जाना है, आधार कार्ड चाहिए और उनको उसको सुविधा मिल जाएगी। कैशलेस है, एक पैसे देने नहीं है। उसमें उनका दवा, उनका खाना, उनका रहना, उनकी जो जांच की सुविधाएं हैं, सारी उपलब्ध हैं। इतना ही नहीं, 3 दिन पहले से लेकर 15 दिन बाद तक की दवाएं भी दी जाती हैं एडमिशन के। जी बिल्कुल सर। सर, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि मान लीजिए अगर किसी परिवार का एक सदस्य
उस सुविधा का लाभ उठा चुका है, और अगर उस परिवार का कोई और सदस्य बीमार पड़ जाता है जिसे मेडिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, तो क्या वो इस सुविधा का लाभ उठा सकता है? बहुत सही सवाल आपने पूछा। देखिए, 5 लाख रुपया पर परिवार दिया हुआ है। अगर मान लीजिए कि कोई एक आप सदस्य बीमार होता है, उसमें 1.5 लाख रुपए खर्चे, तो 3.5 लाख रुपया अभी भी है जो दूसरे लोग बीमार हो रहे हैं, या वो आदमी जिसको इलाज 1.5 लाख से हुआ वो भी बीमार हो रहा है, तो उसमें फिर यूटिलाइज किया जा सकता है। और उसमें एक और सुविधा अभी ऐड हुई है जो माननीय प्रधानमंत्री ने की है कि 70 साल से ऊपर कोई है तो उसको किसी भी तरह के कार्ड की ज़रूरत नहीं है, राशन कार्ड की ज़रूरत नहीं है, केवल आधार कार्ड चाहिए जिसमें 70 साल उम्र हो, उनको 5 लाख रुपए तक की सुविधाएं मिलेंगी। और उन लोगों को उस सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन से नहीं जुड़ा हुआ है, किसी भी आपका कोई भी इनकम हो उनको सुविधा मिलेगी। दूसरी चीज़ उसमें ही है कि अगर कोई आयुष्मान लाभधारी 70 साल से ऊपर हो जाता है तो 5 लाख रुपया तो इसको मिल रहा है। अगर ये 5 लाख रुपये में जो पैसे बचे हैं इसके साथ 50 जो 70 साल से ऊपर हैं उनको भी, मान लीजिए कि 5 लाख रुपए में 3 लाख रुपया उनके फैमिली में खर्च हो गया, 2 लाख बचे हुए हैं, और उसमें कोई 70 साल का आदमी है तो उसको 7 लाख रुपये तक का उसको सुविधा मिल सकती है, कैशलेस सुविधा। ये बहुत बड़ा एडिशन है बुजुर्गों के लिए, उन लोगों के लिए जो इग्नोर हो जाते हैं। जैसे उम्र बीतते जाती है, समाज उनको फांसी पर लेते जाता है, परिवार भी उनके लिए, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए और मेडिसिन उनके लिए, मेडिकल हेल्प कितनी ज़रूरत है कि बुढ़ापा अपने आप में एक लाइलाज बीमारी है। बिल्कुल सर। और उसको केयर लेने की जरूरत है। ये बहुत बड़ा कदम, बहुत बड़ा कदम, बहुत सराहनीय कदम है। बिल्कुल सर। कई स्कीम्स बनते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि आम जो जनता है उन्हें वो जानकारी नहीं मिल पाती, उन तक ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंच पाती कि उस तरह की कुछ हेल्थ स्कीम्स भी, फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं लोगों को। ऐसे वो कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे जान सकते हैं और कैसे इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं? सारे जितने जो प्रिंट मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और जो सोशल मीडिया है, तीनों को यूटिलाइज करके आयुष्मान योजना और भी जैसे RBS के है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना, बहुत सी योजनाएं हैं जो मदर एंड चाइल्ड के लिए, बहुत सी योजनाएं हैं, डिफरेंट डिफिशियंसी डिजीज की बहुत सी योजनाएं, सारी योजनाओं का प्रसारण होते रहता है। जो जानकारियां अभी जो मिल रही हैं प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल पर, जिसको अब कम्युनिटी हेल्थ केयर हम लोग करते हैं, वहाँ पर भी सारा बोर्ड, सारा डिस्प्ले है और इन चीज़ों को पैम्पलेट के माध्यम से और प्रचार तंत्रों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। और सबकी कोशिश है कि लास्ट मैन ऑन द लाइन उस तक की जानकारी जाए। हम लोग भी अपने यहाँ मेडिकल कैंप लगाते हैं और मेडिकल कैंप में जाकर हम लोग दूर दराज के क्षेत्रों में जाके उन लोगों को बताते हैं कि ये सब सरकार की योजनाएं हैं, आप आ जाइए, हो जाए। हम लोगों ने इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में हम लोगों ने अलग अलग काउंटर बनाए हैं, आयुष्मान काउंटर, जहाँ पर जाने के बाद आपको सारी जानकारी वहाँ मिल जाती है कि आप एक राशन कार्ड लाएं, आपका सारा काम हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। जी बिल्कुल सर। सर आप एक डॉक्टर हैं और सर इसे जन सेवा, सेवा भाव की तरह देखा जाता है इस प्रोफेशन को। जाहिर सी बात है कि समय कम मिल पाता होगा, लेकिन जब का भी समय अगर मिलता है तो सर क्या ये कोशिश सारे डॉक्टर्स को मिलके करनी चाहिए कि जब उन्हें मौका मिले तो आम जनता तक पहुँचें, वो मदद उन्हें मुहैया कराएं, उन तक पहुँचाएं ताकि आम जीवन को बचाया जा सके? तो क्या थॉट हैं आपके इस बारे में? हम लोग मैं यहाँ आने इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में निदेशक के तौर पर पदभार ग्रहण करने के पहले मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज पटना में था। हम लोग मेडिकल कैंप करते थे जी, क्योंकि हॉस्पिटल की बाउंड्री नहीं होती है। लास्ट मैन इन द क्यू जो महात्मा गांधी जी का विजन था, वहाँ तक पहुँचना है। वो लोग अगर नहीं आते हैं तो आपको जाना है। तो फिजिकली हम लोग कैंप, मेडिकल कैंप हर एक क्षेत्रों में जो भी क्षेत्र आइडेंटिफाई किए जाते थे लोगों के द्वारा आइडेंटिफाई किया था, हम लोग लगाते थे। यहाँ के डॉक्टर जाते थे, वहाँ पर कैंप लगता था, सारे लोग आते थे। आज भी ये परंपरा चाली है, हम लोग भी कर रहे हैं अपने स्तर से। दूसरी चीज़ है टेलीमेडिसिन, जिसके द्वारा डिफरेंट जगह पर सेंटर्स आइडेंटिफाइड है। किसी को कोई दिक्कत है तो वहाँ आकर मेडिकल कंसल्टेशन कर सकता है। टेलीमेडिसिन कितना इफेक्टिव रहा है कोरोना के समय में, इस सब लोगों ने देखा है। इसको और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है और हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर। सर आप
आप पिछले 30 सालों से मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, अनवरत अपनी सेवा लोगों को दे रहे हैं। सर, ऐसे में आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आप अपने कर्तव्यों का, ड्यूटीज़ का निर्वहन किस प्रकार करते हैं? मेडिसिन में मेरा आना मैंने बताया कि एक मिशन के तौर पर था, और ये मिशन जो है आज भी मेरे लिए मिशन है, और मेडिसिन मेरे लिए एक पैशन भी है कि मैं डॉक्टर के रूप में, और मैं अभी एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में उन लोगों तक पहुँचूँ जिनको हमारी ज़रूरत है। हम लोग रात दिन सतत प्रयास यही रहता है कि नई सुविधाएं ले आएँ, किस तरह से नई चीज़ों को हम लोग इनकॉर्पोरेट करें। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ, माननीय मंत्री मंगल पांडे जी ने अभी हाल में बोला कि सब जगह रोबोट होना चाहिए, तो इंदिरा गांधी संस्थान में उन्होंने रोबोट करने का परमिशन दिया। तो रोबोटिक सर्जरी अगर आती है तो जितनी डॉक्टर्स ट्रेन हो रहे हैं उनको नई विधा से काम करने का मिल जाएगा। अब जैसे कि आप ऑपरेट करवाते थे पहले, हम लोग कोई एब्डोमिनल सर्जरी होती थी, फॉर एग्जांपल हम बता रहे हैं हिस्टेक्टोमी हुआ, कोलेसिस्टेक्टोमी हुआ, अपेंडिसेक्टोमी, 5-6-7 दिन रहना पड़ता। लेप्रोस्कोप आया तो 2 दिन हो गया, रोबोट आए आप घंटों में जा सकते हैं। जी सर। तो केवल मरीज के लिए नहीं, प्रोडक्टिविटी के लिए, क्या कि जो लोग आते हैं उनका आवर्स भी लॉस होता है, प्रोडक्टिविटी भी उससे रिस्टोर होती है, और इलनेस का जो है ड्यूरेशन भी कम होता है। तो नई चीज़ें, रोबोट हुआ, लेजर हुआ, हम लोग नए नए तरह के मेडिकल इक्विपमेंट्स जो हम लोग यूज कर रहे हैं डायग्नोस्टिक में और सर्जरी के लिए, ये सब चीज़ें ले आकर हम लोग जो अपडेटेड होना चाहिए किसी भी अस्पताल को, किसी भी संस्थान को, हम लोग उस मुहिम में लगे हुए हैं। बिल्कुल सर, क्या बात है सर। सर, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए स्वस्थ भारत का होना ज़रूरी है। जन जन तक वो सारी सुविधाएं पहुँचें, वो स्वस्थ रहें, ये ज़रूरी है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग का, स्वास्थ्य सेवा का बेहतर होना कितना सही और ज़रूरी मानते हैं आप? स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ देश बनता है, और स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन भी बनाता है। तो इसके लिए स्वस्थ रहना जरूरी है। बिल्कुल। भारत सरकार और बिहार सरकार, इन लोगों ने, मैंने अपने 40 साल के करियर में मैंने देखा है कि किस तरह सुविधाएं बदली हैं, केवल राज्य स्तरीय लेवल पर नहीं, सुदूर गाँवों के लेवल पर। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जिसको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हम लोग बोल रहे हैं, और भी जो आशा दीदियां हैं, जीविका दीदियां हैं, इन लोग जो काम कर रही हैं, ये लोग जो मिसाल कायम कर रही हैं, उसका कोई सानी नहीं है। और लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, लोगों तक जो भी ज़रूरत है उसको कैसे एड्रेस किया जाए, इसमें माननीयों का भी बहुत बड़ा योगदान है, जो पंचायत के लेवल पर हैं, जो विधानसभा के लेवल पर हैं, या जो सांसद लेवल पर है। मैंने उन लोगों की सहभागिता और उन लोगों का मैंने देखा है कि कितने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए वो कितने ये रहते हैं, उत्साहित रहते हैं कि कैसे हमारे जगह तक पहुँचे। बिल्कुल सर। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। जी जी सर, इस फास्ट पेस लाइफ में हम कई बार ऐसा देखते हैं कि अंडर स्ट्रेस हम स्ट्रेस को कॉम्बैट नहीं कर पाते, और जो सबसे बड़ी चीज़ होती है सर, वो हम अपने हेल्थ को इग्नोर करते हैं। ये लापरवाही हम अपने स्वास्थ्य के प्रति करते हैं, जिससे कि बाद में धीरे धीरे हम अपने हेल्थ को डिटोरिएट करते चले जाते हैं। ऐसे में, और सर, स्वस्थ रहना जन जन का, हर एक नागरिक का हक है। स्वास्थ्य के प्रति अवेयर होना कितना ज़रूरी है, क्या करने की ज़रूरत है, क्या कहेंगे? आप स्वस्थ रहेंगे तो समाज को आप कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, और अपने परिवार को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी है उसको निभा पाएंगे। बीमार रहने पर आप एक बोझ की तरह हो जाते हैं। तो प्रिवेंशन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। तो प्रिवेंशन, बचाव ही उसका उपाय है। आपने अभी दिखाया भी कि अगर हम लोग योग को शामिल किए, आपने डायबिटीज़ के लिए डॉक्टर राजीव रंजन जी का आपने देखा, वो जो क्लिप था कि किस तरह से हम लोग डायबिटीज़ को प्रिवेंट करें। आजकल की डेट में जो है इन्फेक्शस डिजीजेज, जो बीमारियां कीटाणु जनित है, उसका इलाज हम लोग कर लेते हैं, और हम लोग उसमें एक तरह से हम लोग अपने को पारंगत कर लिए हैं। लेकिन जो चीज़ें लाइफ स्टाइल डिजीजेज हैं, जैसे कार्डियक डिजीजेज, हार्ट डिजीजेज हुए, जैसे डायबिटीज़ हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, और ब्रेन की जो है स्ट्रोक्स है, ये सब है, हार्ट अटैक है, ये सब डिजीजेज जो तनाव से और लाइफ के डिफरेंट स्ट्रेस से गुजरने के चलती होती है, उसको दूर करने के लिए योग बहुत बड़ा साधन है। और फिजिकल एक्सरसाइज, अगर आप कुछ नहीं कर पाते हैं अपने व्यस्त दिनचर्या में, तो कम से कम सप्ताह में 3 दिन 45 मिनट का वॉक जो है,
जो मॉर्निंग वॉक हम लोग करते हैं या इवनिंग वॉक, जब भी आपको समय मिले, कोई टाइम उसके लिए बहुत ही नहीं है, लेकिन जब भी है शरीर को उतना मूवमेंट अगर होता है तो चीज़ें कंट्रोल में रहती हैं और आप स्वस्थ लाइफ लीड कर सकते हैं। अगर करें तो योगा और वॉक और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अगर आप कुछ नहीं कर पाते हैं अपने व्यस्तम दिनचर्या में, तो वॉक करने से केवल शरीर नहीं मन भी स्वस्थ रहता है। बिल्कुल सर, बहुत ज़रूरी टिप्स है, क्योंकि हमारी स्वास्थ्य हमारे खुद के हाथ में है। अगर हम इसका ध्यान रखेंगे तो हम निरोग रहेंगे। सर, आप काफ़ी लंबे समय से इस फील्ड से जुड़े हुए हैं और आपके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए इस मेडिकल फील्ड में आपको अभी रिसेंटली मेंटरशिप अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। साथ ही आपके काम के लिए शिशु रोग की जो आप डिपार्टमेंट में हैं, वहाँ पे भी आपको कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। कैसा लगता है जब खुद के अचीवमेंट को इस तरह से सराहा जाता है, इस तरह से उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है? आपके कंट्रीब्यूशन के बारे में भी कुछ बताएं और कुछ शेयर करें इस बारे में। मैंने बताया कि मिशन मोड में मैंने पीडियाट्रिक सर्जरी बच्चों की शल्यक्रिया करने का मैंने कोशिश की थी, और ऊपर वाले के भगवान का जो आशीर्वाद रहा कि मैं यहाँ पर दो जगह, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना, दोनों जगह मैंने पीडियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट की इस्टेब्लिशमेंट की है। आज दोनों जगह MCH की पढ़ाई हो रही है, पोस्ट डॉक्टरल कोर्स है, और वहाँ पर वो 30 बेड वहाँ पर हैं, 12 बेड ICU के हैं, इतना बेड यहाँ पर भी है। इसको हम लोग और एक्सटेंड कर रहे हैं, और जो भी सुविधाएं हैं बच्चों की सर्जरी के लिए देश ही नहीं विदेश में कहीं अवेलेबल है, इन दोनों सेंटर्स पर अवेलेबल है। एक आध चीज़ें जो छूट रही थी, रोबोटिक सर्जरी और फीटल इंटरवेंशन, तो हम लोग उसको चालू करने की तैयारी में। समाज ने भी और लोगों ने भी भरपूर प्यार दिया है हमको। ऑनरेडी FRCS मिला, रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन एडिनबरा से। अभी अपने जो मैं कॉलेज पटना मेडिकल कॉलेज से हूँ, 100 साल पूरा होने पर उन्होंने हमको कॉलेज श्री का उपाधि दिया। मेरे लिए इससे बड़ी उपलब्धि नहीं हुआ कि उस कॉलेज जहाँ से मैंने अपना जीवन सेव किया और जहाँ से हमारे जितने शिक्षक जो हमारे मेंटर रहे, उन लोगों के आशीर्वाद से जो हमें प्राप्त किया, कॉलेज ने हमको रिकॉग्नाइज किया, मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ। मेंटरशिप अवार्ड जो एसोसिएशन ने हमको, पीडियाट्रिक सर्जरी एसोसिएशन ने अभी जम्मू में दिया, तो ये सब चीज़ें हमको और भी उत्साहित करती हैं और फोकस करती हैं कि जो कुछ काम बचा हुआ है उसको और भी ध्यान से और मेहनत से किया जाए। बिल्कुल सर, जब आपके हार्डवर्क को, आपकी डेडिकेशन को इस तरह से अप्रिसिएशन मिलता है तो सर वो बहुत सुखद अनुभव होता है। सर, कहते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपनों का साथ और सपोर्ट भी उतना ही ज़रूरी होता है। आपसे पूछूं कि आप अपने अचीवमेंट, अपने सक्सेस का क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से हमारे जो गुरुजन हैं, जिन्होंने हमको पढ़ाया स्कूल के लेवल से लेके, जिन्होंने जो आगे बढ़ने के लिए और मेहनत करने का बीज बोया, गुरुजन, मेरे स्वर्गीय माता पिता और हमारे भाई लोग, जो मेरे बड़े भाई जो अब नहीं रहे और मेरा छोटे भाई जो अभी हैं, प्रोफेसर हैं, इन लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत रहा। लेकिन इन सब के साथ साथ मेरी जो धर्मपत्नी है डॉक्टर कृति, उन्होंने भी हमेशा मोटिवेट किया कि अच्छा काम करें और आगे बढ़ें। जी सर, बिल्कुल सर। डॉक्टर होना एक बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब है सर। ऐसे में सर खुद को फिट रखना भी उतना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम खुद स्वस्थ रहते हैं तभी हम अपने कार्यों को भी बेहतर ढंग से कर पाते हैं। तो आप स्वस्थ, मेंटली और फिजिकली स्वस्थ फिट रखने के लिए क्या करते हैं, कुछ शेयर करें। मैम, मेंटली फिट रहने के लिए मैं ध्यान थोड़ा करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। सुबह शाम जब भी मौका मिलता है मैं बैठ के ध्यान लगाता हूँ। और फिजिकली फिट रखने के लिए मैं मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करता हूँ। अगर मॉर्निंग में समय नहीं मिला तो मैं इवनिंग वॉक करता हूँ। मैं 4 किलोमीटर रोज़ चलने की प्रैक्टिस करता हूँ, और कुछ समय मिलता है तो प्राणायाम मैं कर लेता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, आप MBBS के स्टूडेंट्स को, छात्रों को भी आप पढ़ाते हैं, उन्हें शिक्षा देते हैं, उस अनुभव के बारे में ज़रूर कुछ बताएं। मैम, मैंने जब भी क्लास लिया है और इंटरेक्ट किया है अपने MBBS के छात्रों से, तो मैंने एक चीज़ पाया है कि हमारा भविष्य सुरक्षित है। इतने इंटेलिजेंट और इतने मेहनती लड़के हैं कि मैं अपने समय से तुलना करता हूँ तो मैं पाता हूँ कि
हम लोगों का नया वर्जन है, इन जनरेशन जो नई जनरेशन जो आ रही है, इससे हम लोग उम्मीद लगा सकते हैं। और इन लोग हम लोग जहाँ हम लोग छोड़े थे, जो जो बादशाह हम लोग छोड़ के जा रहे हैं या जो मसाल हम लोग छोड़ के जा रहे हैं, इसको डेफिनेटली लोग आगे लेके जाएंगे। इनमें कैपेबिलिटी है, इनमें ऊर्जा है और कुछ कर गुजरने की, कर दिखाने की एक उत्साह भी है। मैं बहुत आशान्वित हूँ अपने मेडिकल स्टूडेंट्स से। बिल्कुल सर, क्या बात है सर। सर बहुत लंबे समय से आप इस फील्ड से जुड़े हुए हैं और आपने लगातार बिना थके, बिना रुके आप अपने कार्य को कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं इसमें। सर कभी ऐसा कुछ, क्योंकि बहुत तरह के पेशेंट्स आते हैं डॉक्टर के पास, और सर सबसे बड़ी बात जो होती है एक डॉक्टर के लिए कि उन्हें उनके साइकोलॉजी को समझ पाना, और एक डॉक्टर और पेशेंट का जो एक रिश्ता होता है, जो एक बॉन्ड होता है, रिलेशन, वो ज़रूरी होता है। ऐसा कोई वाकया, कोई ऐसा घटना आपके इस पूरे करियर में कुछ शेयर करना चाहेंगे? ज़रूर बताएं दर्शकों को। एक घटना जो हमको बहुत मोटिवेट की और मेरे पहले विदेश यात्रा का कारण भी बनी, मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा। बात 2004 की है, 5 की। एक 2 बच्चों को मैंने ऑपरेट किया, दोनों को सिमिलर कंडीशन था। एक का बिल्कुल ठीक हो गया और दूसरे का प्रॉब्लम हो गया। तो दूसरे का अटेंडेंट मेरे पास आया, कुछ बोला नहीं, बोले डॉक्टर साहब उनका तो ठीक हो गया, मेरा तो मैं जो 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 उनकी आंखें पूछ रही थी वो हमको बहुत आंदोलित किया। और मैंने उसी समय मैंने डिसीजन लिया कि हम लोग को इसमें और भी कुछ करने की ज़रूरत है। और संयोग से मैं उस समय दिल्ली गया तो टेक्सास डलास एक जगह है, वहाँ के सर्जन का रिजल्ट बहुत अच्छा था। मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे करते हैं, तो बोलता कि आप जो पूछ रहे हो तो बोल के समझाया नहीं जा सकता, क्यों नहीं आप आ जाते हो। तो अमेरिका जाना 2004 में बहुत बड़ी चीज़ थी, 2005 में। तो मैंने अपने जो हमारे संसाधन है, मैंने जीपीएफ से लोन लिया और मैं पहली बार अमेरिका उस मरीज के लिए गया। और मैं महीने भर रहा डलास में और मैंने उनके साथ काम किया। रिजल्ट हमारे इम्प्रूव किए, जो रिजल्ट पहले थे उससे बेहतर होने लगे। तो मरीज भी बहुत बार मोटिवेटिंग फैक्टर बनते हैं आपको अपनी अपडेट करने के लिए। हम लोग करते हैं अपडेट, लेकिन इस एक्सटेंट तक कि आप देश छोड़ के आप दूसरे देश चले जाएँ। वो जो उन्होंने सवाल नहीं पूछा, उस सवाल का जो जवाब मैंने जाके टेक्सास में मैंने जाके लिया, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में मैं काम करके आया। जी बिल्कुल। तो ये एक हमारे लिए यादगार क्षण है और वो ब्रेक थ्रू था मेरे करियर का, क्योंकि पटना के इंदिरा गांधी अस्पताल में मैं उसमें एसोसिएट प्रोफेसर था। यहाँ से डलास की दूरी जो है तय करना अपने आप में उस मरीज के मोटिवेशन के चलते ही मैं गया। जी सर, क्या बात है सर। जाते जाते, चूँकि समय की पाबंदी है हमारे साथ, आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे, वो बच्चे जो मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, इसमें अपने करियर बनाना चाहते हैं, किस तरह से ख़ुद को तैयार करें, क्या चैलेंजेस है, क्या कहेंगे उन बच्चों को? मेडिकल और प्रोफेशन से एक अलग है, समाज इसको एक अलग लेंस से देखता है और हम लोगों को इजाज़त नहीं है कि हम उन गलतियों को कर सकें या हम लोग अफोर्ड कर सकें जो और लोग कर सकते हैं। हम लोगों को केवल अपने प्रोफेशन में एक्सेल नहीं करना है, हम लोगों को उन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, एथिक्स का ध्यान रखना है, सर्विस का ध्यान रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, हम लोगों को जो डॉक्टर्स जो बन रहे हैं, हमको उनसे बहुत उम्मीदें हैं, उनको में ही है ना कि आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इग्नोरेंस इज नॉट ए ब्लेस इन मेडिकल प्रोफेशन। आपको जानकारी होनी चाहिए, चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए, वही आपको परफेक्टनेस लाएगा। आपने पहला ओपन जो शुरू किया था सेशन कि प्रैक्टिस करना होता है, तो प्रैक्टिस तभी जानकारी जब रहेगा और जानकारी को जितना प्रैक्टिस किया वो आपकी आदत में शामिल हो जाएगा। तो पहली चीज़ जानकारी, दूसरी इस जानकारी को अपडेट करते रहना। मेडिकल साइंस स्टिल साइंस नहीं है कि एक बार आप जान गए और चीज़ें हो गई, हर दिन डेवलपमेंट हो रहा है, तो आपको अपडेट करते रहना होता है। बहुत सारे अब तो इंफॉर्मेशन का ज़माना है और जो क्रांति, इंफॉर्मेशन क्रांति है, इसका बहुत सी जानकारी आपको मिल जाती है। इन जानकारी और अपडेट के साथ साथ केयर, कंपैशन, ये भी उतना ही जरूरी है और कम्युनिकेशन भी। बिल्कुल। और कम्युनिकेशन पहले जो उतना नहीं होता था, हम लोगों ने अभी मेडिकल करिकुलम में ऐड किया है कि कम्युनिकेशन स्किल भी कंपैशन के साथ किस तरह से वो बताया जाए। तो कम्युनिकेशन भी ज़रूरी है कि चीज़ों को किस तरह से आप इंटरेक्ट करते हैं अपने मरीज से, उनके परिजन से, ये बहुत ज़रूरी है।
तो कंपैशन, केयर और जानकारी, ये तीन ब्रॉड ट्राइपोड्स हैं जिस पर मेडिसिन आगे बढ़ेगा। जी, बहुत सुंदर मैसेज सर। और हमारे वो स्टूडेंट्स, वो एस्पिरेंट्स जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वो ज़रूर इससे लाभान्वित होंगे। सर, आपसे बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें आज हमें जानने को मिली। आप कार्यक्रम में आए, इतना कीमती वक्त हमें दिया, आपको बहुत बहुत इसका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सर।